जय हिंद। वेलकम टू हर्ष आईएएस। आज के सेशन से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम एथिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की शुरुआत कर रहे हैं। सिलेबस को हम शुरू करें उससे पहले सब्जेक्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक फ्रेमवर्क ली डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एथिक्स को यूपीएससी करिकुलम का हिस्सा बनाया गया 2013 में, और 2013 में एथिक्स को यूपीएससी करिकुलम का हिस्सा बनाने के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। जो प्राइमरी फैक्टर था वो था गवर्नमेंट के पास में कई ऐसी रिपोर्ट्स का आना जो कि ये कह रही थी कि जिन कैंडिडेट्स को आप सेलेक्ट करके भेज रहे हो दे आर गुड एट वेरियस थिंग्स बट दे लैक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो कि एक एक्सीडेंट हुआ, पूरी रोड खूनम खून हुई पड़ी है, किसी का हाथ कट गया है, किसी की गर्दन कट गई है, किसी के चेहरे के ऊपर से पहिया निकल गया है और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, 3-4 छोटे छोटे बच्चों की बॉडीज पड़ी हुई हैं, घायल लोग पड़े हुए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है और एक पैनिक क्रिएट हो गया है। और ऐसे में इस जिले का जो कलेक्टर है वो आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, और आते ही अपने सबऑर्डिनेट से क्या कह रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये क्या लगाया हुआ है, ये रोड अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुई है, और ये डेड बॉडीज अभी तक यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको हटाओ, इनको साइड में पटको, और ये इंजर्ड लोग इनको भी हटाओ, इनको भी साइड में शिफ्ट करो, मुझे यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, जल्द से जल्द ये जो रोड है इसको क्लियर आउट करो। और इतनी देर में मीडिया भी आ गया है, और मीडिया इस ऑफिसर से पूछता है कि बताइए सर क्या हुआ है, और ये क्या कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं आएगी, बॉडीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है, और बाकी आप तो जानते ही हैं यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक ऑफिसर ये है। अब इमेजिन करो सेम सिचुएशन है लेकिन एक दूसरा ऑफिसर आता है, और ये जो ऑफिसर है ये सबसे पहले जाता है इंजर्ड लोगों के पास में, उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनसे कहता है कि चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, हम हैं आपके साथ में। अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि यार बाकी काम तो होते रहेंगे लेकिन सबसे पहले इन लोगों के लिए पानी वानी की व्यवस्था करो, जो भी फर्स्ट एड हमारे पास में अवेलेबल है वो इनको प्रोवाइड करो, और जल्द से जल्द इन लोगों को हॉस्पिटल भिजवाओ। अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि जो बॉडीज़ हैं इनको केयरफुली हैंडल करना, इनको केयरफुली शिफ्ट करना, बिकॉज ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको आइडेंटिफाई करो और इनके फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करो, और जब फैमिली मेम्बर्स आएँ तो एक बार मेरे से मिलवा देना। और मीडिया से क्या कह रहा है कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, 12 लोग मारे गए हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है कि ये जो इंजर्ड लोग हैं और ये जो बॉडीज़ हैं इनको केयरफुली हैंडल किया जाए। फिलहाल के लिए हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, और आपसे भी अपील है कि आप भी हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करें और जितना हो सकता है इन इंजर्ड लोगों की मदद करें। ये दूसरा ऑफिसर है। अगर आप ढंग से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों ही ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे सेम भाषा बोल रहे हैं, लगभग सेम डायरेक्टिव्स इशू कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इफ गिवन अ चांस आप में से सभी लोग इस दूसरे ऑफिसर को चूज करोगे। सवाल आता है क्यों, जबकि दोनों एक ही एग्जाम देकर आए हैं, एक ही ऑफिस में बैठते हैं, दोनों की जो नॉलेज का लेवल है वो भी लगभग सेम है, और मान लेते हैं कि दोनों सेम एज के हैं, इसके बावजूद आप सभी लोग इस दूसरे ऑफिसर को चूज क्यों कर रहे हो? बिकॉज डिफरेंस है इन दोनों के वैल्यू सिस्टम में, डिफरेंस है इन दोनों के एथिकल सिस्टम में। ये आईएएस ऑफिसर्स, ये कलेक्टर्स पूरा जिला चलाते हैं, पूरा देश चलाते हैं। आपको कैसा ऑफिसर चाहिए? एक ऐसा ऑफिसर
जिसके पास में सिर्फ नॉलेज है और वैल्यू सिस्टम है ही नहीं, या फिर एक ऐसा ऑफिसर जिसके पास में नॉलेज के साथ साथ वैल्यू सिस्टम भी है। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी समझदार इंसान इस दूसरे ऑफिसर को चूज करेगा। और इस बैकड्रॉप में 2013 में यूपीएससी ने एथिक्स को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाया। एक बात। दूसरा, GS4 पेपर 4, इसका पूरा नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको ये दिखेगा कि ये जो पेपर है इसमें कई सारी चीज़ों को मिक्स किया गया है, खिचड़ी है। जैसे इस पेपर के अंदर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में, हम पढ़ते हैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट के बारे में, हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में, हम पढ़ते हैं गवर्नेंस के एस्पेक्ट के बारे में। तो कई सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है GS4। पेपर का पूरा नाम क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, लेकिन पॉपुलरली इसको जाना जाता है एथिक्स के नाम से। दूसरी बात। तीसरा, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग पूरे यूपीएससी करिकुलम में अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बेहद खूबसूरती के साथ में प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके दिया गया है तो वो है एथिक्स का सिलेबस। ये मेरे पीछे आपको एथिक्स का सिलेबस दिखाई दे रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि सिलेबस के अंदर जो भी टर्म्स दिए गए हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी दी गई है, अगर उन टर्म्स को, अगर उस टर्मिनोलॉजी को कोई बच्चा ढंग से प्रिपेयर कर ले तो पूरा का पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई वेगनेस है ही नहीं, क्लियरली पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर किया गया है। मेरी एडवाइस ये है कि जो सिलेबस है इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाओ और उसको अपने दीवार पे या अपने टेबल पे या जहाँ भी आपके लिए सूटेबल हो वहाँ पे चिपकाओ। और ये जो सिलेबस है इसको अपने दिमाग में बिठा लो, इसको बाय हार्ट कर लो। हालांकि फ़िलहाल के लिए कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि बाय हार्ट करने की क्या ज़रूरत है, जब ज़रूरत होगी तो यहाँ पे आके देख लेंगे। लेकिन बिलीव मी, और यहाँ मेरा भरोसा करना कि अगर ये सिलेबस आपके दिमाग में होगा और उसके बाद आप चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, तो चीज़ों को कनेक्ट करने में आपको बेहद आसानी होगी। तो ये जो सिलेबस है इसको दिमाग में बिठा लेना। और चौथी और आखिरी बात, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बात करूंगा PYQs के बारे में, लेकिन एक बार आप भी अपने लेवल पे जो PYQs हैं उनको एनालाइज करना। और जब आप एनालाइज करोगे तो आपको ये दिखेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि सीधे सीधे यहाँ से उठाया और यहाँ पे पूछ लिया गया, और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आपने PYQs को ढंग से प्रिपेयर किया है तो उनका जो कंटेंट है उसको यूज़ करके आज वाले क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है। तो PYQs की बेहद इंपॉर्टेंस है। और इस बार तो प्रीलिम्स में भी एथिक्स से क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो पेपर है ये अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये बेसिक सी बातचीत है, ये बेसिक सा फ्रेमवर्क है। और इस बेसिक से फ्रेमवर्क के बैकड्रॉप में अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले तो बेसिक सवाल, और वो बेसिक सवाल क्या है? वो बेसिक सवाल है व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है? इमेजिन करो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी जिंदगी में फिलॉसफी नहीं पढ़ी, जिसने कभी जिंदगी में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, जिसका आर्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। आप ऐसे बच्चे से पूछ रहे हो कि बताओ भाई व्हाट इज एथिक्स। ये बच्चा क्या कहेगा? एकदम लेमन लैंग्वेज में ये बच्चा कहेगा कि एथिक्स इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। या फिर ये बच्चा क्या कहेगा? ये बच्चा कहेगा एथिक्स इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट
एंड व्हाट इज रॉन्ग, और ये बच्चा एकदम सही है। यही होती है एथिक्स, ये समझ कि क्या सही है क्या गलत है, ये समझ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को एथिक्स बुलाया जाता है। ये जो बात अभी अभी हमने की, इसी को अगर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स इज द स्टडी ऑफ, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस, ethics is the study of human actions based on whether those actions are right or wrong, and it also prescribes what humans, it also prescribes what humans ought to do, या फिर ये बोलें कि need to do in a given situation, what humans need to do in a given situation। और देखो, बोर्ड पे पढ़ाने का एक फ़ायदा ये है कि मैं बार बार रिपीट करूँगा, और इस रिपीटेशन का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मेरे साथ साथ चीज़ों को बोल रहे हो, समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ के साथ यहीं की यहीं याद होनी चाहिए। तो एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स is the study of human actions based on whether those actions are right or wrong, and it also prescribes what humans ought to do in a given situation। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में 3 टर्म्स बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है एक्शंस, एक टर्म एक्शंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा what humans need to do, what humans ought to do, और तीसरा in a given situation, given situation। ये तीनों टर्म्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और ये तीनों टर्म्स बेहद इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सबसे पहले समझते हैं कि सिचुएशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और देखो, एथिक्स में एग्जाम्पल्स बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इमेजिन करो एक लड़की है, बेहद मासूम सी लड़की है, भोली भाली सी लड़की है। मान लेते हैं किसी छोटे गांव से आती है, ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, और इस लड़की की शादी हो गई किसी बड़े शहर में। ये अपने ससुराल गई, और शादी के 3-4 दिन के बाद ही इसके पति ने इसको खूब मारा, इसको खूब पीटा। डाउरी के लिए इसके पति ने इसको जला दिया। ये जो लड़की है ये लगभग 95% से लेके 99% तक जल गई। बेचारी पूरे तरीके से जल गई है। बेचारी हिल नहीं पा रही है, दर्द में तड़प रही है, कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, कुछ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। और ऐसे में आपसे कोई पूछे कि इसका जो पति है इसके साथ में क्या करना चाहिए, आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग ये कहेंगे कि गोली मार दो, ये कहेंगे कि फांसी लगा दो। कोई बहुत ही इस माइंडसेट का आदमी होगा कि नहीं भाई, कैपिटल पनिशमेंट तो किसी सूरत में देना ही नहीं चाहिए। वो भी कम से कम इतना तो कहेगा कि इस आदमी को पूरी जिंदगी जेल में सड़ाओ। ये एक सिचुएशन है। लेकिन अब इमेजिन करो कि आप इस इंसान के लॉयर हो, और अब ये मत कहना कि हम तो केस लेंगे ही नहीं, हम तो पहले ही अलग हट जाएंगे। वो डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। इमेजिन करो कि सिनेरियो ऐसा है कि आप इस इंसान के लॉयर हो। अब बताओ, अब आपका जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है? अब आपकी जिम्मेदारी क्या कहती है? अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस आदमी को बचाओ,
अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस आदमी को डिफेंड करो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जितना कम हो सके उतना कम पनिशमेंट इस इंसान को मिले। हो सकता है ये जो लॉयर है इसको भी अलग से पूछा जाए तो ये भी शायद यही कहे कि इसको फांसी लगा दो, लेकिन बीइंग अ लॉयर इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी है इस इंसान को डिफेंड करने की। तो सिचुएशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है व्हाट ह्यूमंस नीड टू डू। और जब हम ये कहते हैं कि एथिक्स प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमंस ऑट टू डू या व्हाट ह्यूमंस नीड टू डू, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि एथिक्स इज अ प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स एक प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि हमें बताता है कि वैल्यूज क्या हैं। एथिक्स इज बेसिकली अ प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट जो कि हमें बताता है कि वैल्यूज क्या हैं। अच्छा, वैल्यूज क्या हैं उनके बारे में बताता है, और ये जो वैल्यूज हैं इनको बिहेवियर में कैसे लेके आना है, इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, या फिर ये कहें कि इनके लिए नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट क्या हैं। नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट क्या हैं उनकी भी जानकारी कौन देता है? उनकी भी जानकारी एथिक्स देता है। अब देखो, वैल्यूज कई सारी होती हैं। जैसे एक वैल्यू होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज अ वैल्यू। रिस्पेक्ट के अलावा हार्डवर्क वैल्यू है, डिसिप्लिन वैल्यू है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये इनटेंजिबल होती हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता। रिस्पेक्ट क्या है? आप छू के नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ, कोई आदमी किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उससे आपको पता लग जाता है कि ये आदमी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो एथिक्स हमें बता रहा है कि वैल्यूज क्या हैं, और साथ में ये भी बता रहा है कि वो जो वैल्यूज हैं उनके लिए नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट क्या हैं। और ये जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट हैं ये अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग टाइम एंड स्पेस में वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हिंदू हाउस होल्ड में जाओ, हिंदू घर में जाओ, और इमेजिन करो वहां पे एक छोटा सा बच्चा है। आप जैसे ही घर में एंटर करोगे ये छोटा सा बच्चा दौड़ के आएगा, एकदम से हाथ जोड़ेगा, बोलेगा नमते, पैर छू देगा, नमते 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 नमते, खुशी के साथ में नमस्ते कर रहे हैं, नमते। और आप खुश हो जाते हो। आप कहते हो कि बच्चा बड़ा वेल बिहेव्ड है। कैसे पता चला आपको? ये बच्चा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कैसे पता चला आपको? बिकॉज जो रिस्पेक्ट का कंडक्ट है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, वो हिंदू फैमिली में क्या है? पैर छूना। बच्चा दौड़ के आया, आपके पैर छुए, और आपको पता चला कि बच्चा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। बच्चे को बढ़िया तरीके से पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब इमेजिन करो, आप किसी मुस्लिम हाउस होल्ड में गए। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मुस्लिम हाउस होल्ड्स में पैर छूने को प्रमोट नहीं किया जाता है, पैर छूने को परमिट नहीं किया जाता है। और यहां पे एक छोटा सा बच्चा है, आप इस घर में गए, वो पैर नहीं छू रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन पैर छूना इनके यहां पे रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए नॉर्म ऑफ कंडक्ट नहीं है। इनके यहां पे पैर को छू के रिस्पेक्ट नहीं दिखाई जाती है, कोई दूसरा तरीका है। दो अलग अलग कल्चर्स, या ये कहें कि दो अलग अलग सोसाइटीज, उनमें दो अलग अलग नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट हैं एक ही वैल्यू के लिए, रिस्पेक्ट लिए। इनफैक्ट अफ्रीका में एक ट्राइब है, मसाई ट्राइब, और ये जो मसाई ट्राइब के लोग हैं ये रिस्पेक्ट दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। लिटरली दे स्पिट ऑन ईच अदर एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। अब देखो, एक दूसरे के ऊपर थूकना साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। इमेजिन करो, आप बोलो कि मैं ये जो
नॉर्म ऑफ कंडक्ट है, इसको अपने यहाँ पे इंडिया में इम्प्लीमेंट करूँगा, और आप अपने शहर के चौराहे पे जाओ, खड़े हो जाओ और लोगों पे थूकने की शुरुआत कर दो और चिल्लाओ कि मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, और थूकते जाओ, लोग मारेंगे आपको बहुत, हो सकता है जेल जाना पड़े। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि किसी एक कल्चर में, किसी एक सोसाइटी में जो नॉर्म ऑफ कंडक्ट होता है किसी एक वैल्यू के लिए, वो वेरी कर सकता है, और उसको किसी दूसरे कल्चर में, किसी दूसरे सोसाइटी में ब्लाइंडली अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो एथिक्स हमें बताता है कि वैल्यूज क्या है और उन वैल्यूज के लिए नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट क्या है। होपफुली आपको समझ में आएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है एक्शंस। एक्शंस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के एक्शंस होते हैं? एक होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। एक कौन से होते हैं? एक होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, और दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? बड़ा सिंपल सा है, होपफुली आपको ऑलरेडी समझ में आता होगा। वॉलेंट्री एक्शंस बेसिकली ऐसे एक्शंस जो कि बाय चॉइस किए जाते हैं। ऐसे एक्शंस जो कि बाय चॉइस, जो कि डेलिबरेटली, जो कि कॉन्शियसली किए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है वॉलेंट्री एक्शंस। और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री एक्ट्स ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि किए जाते हैं विदाउट इंटेंशन। द एक्ट्स डन विदाउट इंटेंशन आर नोन एज इनवॉलेंट्री एक्शंस। या फिर ऐसे एक्ट्स which are done without the understanding of the act, उनको भी क्या बुलाया जाता है? उनको भी इनवॉलेंट्री एक्शंस बुलाया जाता है। ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ऐसे एक्ट्स जो कि विदाउट इंटेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपके सर पे किसी ने बंदूक लगा दी और बोल रहा है ये काम कर, कर नहीं तो गोली मार दूंगा। अब आपके पास में चॉइस नहीं है, या तो कर लो या मार दिए जाओगे। और आप अगर ये काम कर रहे हो जो कि आप करोगे, मरना कौन पसंद करता है? तो ये कैसा एक्शन है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। एक एस्पेक्ट ऐसे एक्शंस या ऐसे एक्ट्स विच आर डन विदाउट द इंटेंशन, उनको क्या बुलाया जाता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस। दूसरा, ऐसे एक्ट्स विच आर डन विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट, उनको भी क्या बुलाया जाता है? उनको भी इनवॉलेंट्री एक्शंस बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है। ये जो छोटा बच्चा है, जैसे हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मेरा भतीजा है, बड़ा क्यूट सा है, गोलू मोलू सा है। और आम तौर पर बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये जो हमारे वाला है, ये राक्षस है। क्यूट है लेकिन राक्षस है। इसकी सारी हरकतें दानवों वाली हैं। ये क्या करता है? हमारे घर में कोई भी आए, छोटा सा है, क्यूट सा है, तो प्यार तो आता ही है। तो आता है, अरे मेरा बच्चा, गोदी में उठाता है, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा गुड्डा, गोदी में उठाएगा। और इसकी आदत क्या है? जैसे ही कोई इसे गोदी में उठाएगा, एक लगाएगा गाल पर शटैक, और फुल पावर के साथ में, फुल फोर्स के साथ में, और हंसता रहेगा, हे थप्पड़ मारेगा। अच्छा, जो उठा रहा है वो सरप्राइज्ड है, तैयार नहीं है। वो तो इस उम्मीद से उठा रहा है कि छोटा सा बच्चा है, प्यार करूंगा इसे। अचानक से मारा, फुल फोर्स में मारा है, गाल लाल हो जाता है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि यहीं से, लेकिन नहीं, ये जो आदमी है अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाता है, और बड़े प्यार से बड़ा बच्चा शैतान है आपका, बड़ा बच्चा शैतान है, और ऐसे रख देगा कि भाई तू जा, तू परेशानी है, तू बला है। अच्छा, ये जो इंसान है, ये अपना गुस्सा पी गया,
क्यों पी गया? बिकॉज इसको समझ में आता है कि जो बच्चा है हमारे वाला, जो कि दानव है, इसको अपने एक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई बड़ा मारता, आप लड़ लेते, आप रोड पे गुत्थम गुत्थी कर लेते, लेकिन आपको ये समझ में आता है कि इतना सा 5-6 साल का बच्चा है, इसको पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। ये एक्शन कैसा एक्शन है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। या फिर जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं, अब वो मेंटली चैलेंज्ड है, वो कुछ ऐसी हरकत कर दे, तो आप उसको पनिश नहीं करोगे, आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास में भेजोगे। अगर आपने देखा हो, पुरानी जो बॉलीवुड की मूवीज हुआ करती थी, उनमें जब भी विलेन पकड़ा जाता था तो कोर्ट में खुद को पागल प्रूव करने की कोशिश करता था। क्यों? सजा नहीं मिलेगी, इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। और ये जो एथिक्स की दुनिया है, एथिक्स की दुनिया में सिर्फ वॉलेंट्री एक्शंस को कंसीडर किया जाता है। इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स ओनली वॉलेंट्री एक्शंस आर कंसीडर्ड। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस बेस्ड ऑन whether those actions are right or wrong, and it also prescribes what humans need to do in a given situation. अच्छा, एक टर्म है, और ऐसे जो टर्म्स हैं मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। ये जो टर्म्स हैं ये एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके साथ में आप फैमिलियर होने चाहिए। और एक साथ सारे टर्म्स आएंगे तो दिक्कत ज़्यादा होगी, तो बीच बीच में एक दो टर्म्स में डालता रहूँगा। टर्म क्या है? टर्म है मॉरल रिलेटिविटी। टर्म क्या है? टर्म है मॉरल रिलेटिविटी, या इसको मॉरल रिलेटिविज्म भी बुलाया जाता है। मॉरल रिलेटिविटी का मतलब क्या है? अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सिविलाइजेशंस में, अलग अलग टाइम एंड स्पेस में अलग अलग मॉरल बिलीफ्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग मॉरल बिलीफ्स देखने को मिल सकते हैं। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को मॉरल रिलेटिविटी बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हुआ करती थी और अब मॉडर्न सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हुआ करती थी उनमें कलेक्टिविज्म एक वैल्यू हुआ करती थी। जो मॉडर्न सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं उनमें इंडिविजुअलिज्म एक वैल्यू देखने को मिलती है। तो अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग टाइम एंड स्पेस में अलग अलग मॉरल बिलीफ्स देखने को मिल सकते हैं, मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है मॉरल रिलेटिविटी। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस बेस्ड ऑन वेदर दोज एक्शंस आर राइट और रॉन्ग, एंड इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स what humans need to do in a given situation. सवाल आता है कि ये जो एथिक्स है, इस एथिक्स को हमारे अंदर इनकलकेट कौन करता है, हमारे अंदर डालता कौन है? और बहुत सिंपल सा आंसर है, ये जो एथिक्स है इसको हमारे अंदर सोसाइटी इनकलकेट करती है। कौन इनकलकेट करता है? सोसाइटी इनकलकेट करती है। हालांकि इसके साथ में आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक और वर्ड आपको समझने की ज़रूरत है। क्या वर्ड है? एक टर्म है, इस टर्म को बुलाया जाता है मॉरल इंट्यूशनिज्म। मॉरल इंट्यूशनिज्म। और मॉरल इंट्यूशनिज्म का मतलब क्या है? मॉरल इंट्यूशनिज्म का मतलब है कि कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा रूल है जो कि हमारे अंदर वैल्यूज को एनफोर्स करता है, वैल्यूज को डालता है। और ये जो लॉ है, ये जो रूल है, इट इज नेचुरल टू अस, इट इज इंट्यूटिवली नोन टू अस। मॉरल इंट्यूशनिज्म क्या कहता है? मॉरल इंट्यूशनिज्म कहता है कि देयर इज सम लॉ, देयर इज सम लॉ या सम रूल। कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा रूल है जो कि हमारे अंदर
वैल्यूज को एनफोर्स करता है। और ये जो लॉ है, ये जो रूल है, इट इज नेचुरल टू अस, इट इज इंट्यूटिवली नोन टू अस। होपफुली मॉरल इंट्यूशनिज्म का मतलब क्या है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो एथिक्स है इसको हमारे अंदर इनकलकेट कौन करता है? सोसाइटी इनकलकेट करती है। सवाल आता है, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी है क्या? और बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो सोसाइटी इज द वेव ऑफ रिलेशनशिप्स। सोसाइटी इज द वेव ऑफ रिलेशनशिप्स। आप हो, आपकी फैमिली है, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, चाची हैं, ताई हैं, मौसी हैं, बुआ हैं। ये जो मौसी है, बुआ है, ताऊ हैं, ताई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, इनके बच्चे हैं, बच्चों के पति पत्नी हैं, वो जो पति पत्नी है उनकी फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज के कुछ कनेक्शंस हैं। सोसाइटी में आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हो। स्कूल में, कॉलेज में आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। आपके वर्क प्लेस पे आपके कुछ करीबी दोस्त हैं, कुछ आपके कलीग्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे दिन में एक दो बार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होती है। ये जो रिलेशनशिप्स का वेब है, इसी से बनी हुई है सोसाइटी, इसी को बुलाया जाता है सोसाइटी। तो सोसाइटी इज द वेव ऑफ रिलेशनशिप्स। सवाल आता है, ये सोसाइटी डायनामिक है या स्टैटिक है? अंधे आदमी से भी पूछोगे तो बता देगा कि सोसाइटी इज डायनामिक। सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी इज डायनामिक। ये सोसाइटी प्रोग्रेस करती है या नहीं करती है? हमें समझ में आता है, ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। ये जो सोसाइटी है, ये इवॉल्व करती है नहीं करती है? बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो सोसाइटी है ये इवॉल्व करती है। ये जो सोसाइटी है ये चेंज होती है या नहीं होती है? बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो सोसाइटी है ये समय के साथ में चेंज भी होती है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है डायनामिक है, ये जो सोसाइटी है ये प्रोग्रेस करती है, इवॉल्व करती है, इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सोसाइटी है, इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स पैटर्न्स। ये जो सोसाइटी है ये अपने पैटर्न्स को, ये अपने सिस्टम्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। देखो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है ये चेंज होती है, ये इवॉल्व करती है, इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स पैटर्न्स एंड सिस्टम्स। और ये आपको समझ में आना चाहिए। नो डाउट सोसाइटी चेंज करती है, लेकिन सोसाइटी में ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ये रातों रात अकर नहीं होते हैं। इन चेंजेस को अकर होने में कई 100 साल लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सोसाइटी अपने पैटर्न्स को, अपने सिस्टम्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्दा सिस्टम है, कई हजार सालों से चला आ रहा है। कब से इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय उनके टाइम से या उनसे पहले से ये बातचीत हो रही है कि पर्दा सिस्टम को खत्म करो। लेकिन ये जो पर्दा सिस्टम है अभी तक पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आज भी छोटे शहरों में, गांव में आम तौर पे औरतें पर्दा करती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो सोसाइटी है इट चेंजेस, बट ये जो चेंजेस हैं ये रातों रात नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो सोसाइटी है ये अपने पैटर्न्स को, अपने सिस्टम्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। और ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, इनको सोसाइटी किसके थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करती है? इनको सोसाइटी सोशलाइजेशन के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करती है। किसके थ्रू? सोशलाइजेशन के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करती है। सोशलाइजेशन क्या है? सवाल बड़ा सिंपल सा है। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन क्या है उसको समझते हैं। देखो सोशलाइजेशन क्या है, अगर बेहद सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच
a child, by which a child is inducted, by which a child is inducted into the, by which a child is inducted into the कल्चर ऑफ द सोसाइटी। वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक बच्चे को सोसाइटी के कल्चर में इंडक्ट किया जाता है, मिलाया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? सोशलाइजेशन बुलाया जाता है। या दूसरे तरीके से अगर कहें, वो प्रोसेस जिसके थ्रू सोसाइटी अपने पैटर्न्स को, अपने सिस्टम्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट करती है, उस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है? सोशलाइजेशन बुलाया जाता है। या फिर तीसरे तरीके से अगर कहें तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक बच्चे को सोसाइटी का पार्ट बनाया जाता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को सोशलाइजेशन बुलाया जाता है। देखो, ये जो सोशलाइजेशन है ये अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में मोटे मोटे तौर पे बात कर लेते हैं। सोशलाइजेशन क्या होता है वो हमें समझ में आया। अच्छा, 4 टर्म्स आपने सुने होंगे। एक टर्म होता है सोशल, एक टर्म होता है सोशल, एक टर्म होता है अनसोशल, एक टर्म होता है अनसोशल, एक टर्म होता है एंटी सोशल, एक टर्म होता है एंटी सोशल, और चौथा टर्म होता है ए सोशल। चौथा टर्म होता है ए सोशल। इन चारों टर्म्स का मतलब क्या है? सबसे पहला सोशल। बड़े कम ऐसे लोग होते हैं लेकिन बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। आपके आसपास एक आधा देखने को मिलेगा। कहीं किसी इंसान की शादी आपके घर में, और आप इससे बोलो कि भाई मेरे दोस्त के दोस्त की शादी है, चलेगा क्या? हाँ चलो चलो। भाई किसी दोस्त के दोस्त की बर्थडे पार्टी है, चलेगा क्या? चलना भाई, चलना, जल्दी चलते हैं, चल। भाई मूवी देखने चल रहा है, अरे चल, मूवी के लिए तैयार हूं मैं। ऐसे लोग, इनको बुलाया जाता है सोशल लोग। ऐसे लोग जो कि सोशल गैदरिंग्स को, जो कि सोसाइटी को इंजॉय करते हैं, उनको बुलाया जाता है सोशल। इतने खूबसूरत लोग होते हैं, किसी रैंडम शादी में घुसेंगे, खाना वाना खाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, और सिर्फ खाना नहीं खाएंगे, मेरे जैसे आपके जैसे लोग चले जाए ना तो पैर कांपते हैं। उस शादी में भी पैर कांपते हैं जहाँ से कार्ड आया वो। ये आदमी रैंडम शादी में जाएगा, खाना खाएगा, खाना खाने के साथ साथ 4-6 लोगों के साथ में दोस्ती करेगा, हो सकता है दूल्हे का नंबर लेके आ जाए। इतने फॉरवर्ड होते हैं, इतने खुले हुए होते हैं, इतने मस्त मौला होते हैं। इनको बुलाया जाता है सोशल लोग। ऐसे लोग जो कि सोशल गैदरिंग्स को, जो कि सोसाइटी को, जो कि लोगों को इंजॉय करते हैं, उनको बुलाया जाता है सोशल। दूसरा अनसोशल, और हम में से ज़्यादातर लोग अनसोशल होते हैं। इन लोग बोलो कि भाई शादी में चल रहा है, अरे नहीं मेरा क्या काम है। भाई बर्थडे पार्टी है मेरी आज, चलेगा? नहीं नहीं यार मैं नहीं जा रहा। मम्मी कह रही हैं कि बेटा बुआ की बेटी की शादी है, चलो ना। अरे नहीं मेरा मम्मी, मेरा क्या काम है। बेटा मुझे मार्केट ले चल, मैं नहीं जा रहा मार्केट, आप चली जाओ, रिक्शा करके चली जाना, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये जो लोग हैं इनको अनसोशल बुलाया जाता है। ऐसे लोग जो कि सोशल गैदरिंग्स को, जो कि सोसाइटी को आमतौर पे इंजॉय नहीं करते हैं, थोड़ा आइसोलेटेड से रहते हैं, उनको अनसोशल बुलाया जाता है। अच्छा, आपकी एज में तो अनसोशल होने के पीछे बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। एक जो प्राइमरी रीज़न है, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा शादी कर लो। आमतौर पे होता है ये। आप किसी शादी में गए हो तो 2 टाइप के रिश्तेदार मिलते हैं। एक तो वो सीधे आएंगे, बेटा क्या कर रहे हो, यूपीएससी। अच्छा अच्छा यूपीएससी कर रहे हो, कितने साल हो गए? 2 साल। अच्छा 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 2 साल हो गए, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अच्छा है किसी दिन कलेक्टर बनोगे, बढ़िया, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अच्छा, आपसे पूछ लिया, अब आपके बगल में आपके पापा खड़े हुए हैं, उनको बोलेंगे कि अच्छा वो हमारे पड़ोस में एक गुप्ता जी थे ना, उनका लड़का 2 साल पहले बैंक में क्लर्क हो गया है, बढ़िया 45,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, और बढ़िया टाइम की रोटी है, टाइम से जाता है टाइम से आता है, 2 साल हो गए नौकरी लगे। और वो चौधरी साहब जो दुकान चलाते थे हमारे घर के कॉर्नर पे ना,
उनके बेटे ने 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, 15 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, खूब गाड़ी वाड़ियों में घूमता है आजकल तो, 2 साल में इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है। और हमारा लड़का, अगला प्रमोशन आ रहा है उसका। अच्छा बेटा, यूपीएससी ये इस वाला अटेम्प्ट दिया था क्या? हाँ अंकल दिया तो था। आपका मन कर रहा है कि अंकल कहीं अकेले मिलो तो बस बहुत इज्जत करूंगा आपकी। एक तो ये होते हैं, डायरेक्टली जलील नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली पापा के थ्रू। अच्छा, एक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जिनको आपकी पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, इनका एजेंडा एक है। आप सामने आए, अरे 25 साल का हो गया, शादी कर ले। वो तेरे को पता है अग्रवाल जी, 4 साल पहले शादी हुई थी उस लड़की की, 21 की उम्र में शादी कर ली थी। अब तो एक मुन्ना एक मुन्नी हो गई है, और दोनों खिलौने हैं घर के, घर में खुशहाली रहती है। दोनों अग्रवाल साहब मियाँ बीवी खुश रहते हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे से घूमते रहते हैं। 25 साल के हो गए हो, शादी करो। और नौकरी तो अब लगी, बाद में लगी, लगनी होगी तो बाद में लग जाएगी, शादी कर लो। इनका एजेंडा यही है कि शादी करवानी है आपकी। 4 फोटो दिखा देंगे कि ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले। और आपको ये है कि भाई शादी मेरे से पूछ तो लो, क्या पता मेरा कोई और प्लान हो, जरूरी थोड़ी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ और भी तो प्लान हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके, लेकिन हाँ मोटी मोटी बात यह है कि ऐसे लोग जो कि सोशल गैदरिंग्स को एंजॉय नहीं करते हैं, उनको बुलाया जाता है अनसोशल। तीसरे होते हैं एंटी सोशल, और ये होते हैं जाहिल किस्म के लोग। फॉर एग्जाम्पल, ये जा रहे हैं रोड पे और इनके आगे एक बच्चा एकदम खुश कूदते फुदकते जा रहा है, खुश अपना मस्ती में, पीछे से मार दे थप्पड़, ये चलो क्या कर रहे हो, कूद क्यों रहे हो, रोड पे बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, कोई मतलब नहीं था, बच्चा खुश था, साइड में चल रहा था, बस उछल कूद कर रहा था, इससे खुशी नहीं देखी गई, मार दे थप्पड़ पीछे से। बोला गया है कि रोड की लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, जबरदस्ती राइट पे चल रहे हैं कि मैं तो राइट पे चलूंगा। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जाहिल लोग, एंटी सोशल लोग। और चौथा ए सोशल। ये क्या होता है? इमेजिन करो एक बच्चा 4 दिन पहले पैदा हुआ है, इसको आप क्या बुलाओगे, सोशल, अनसोशल या एंटी सोशल? इसको पता ही नहीं है सोसाइटी क्या है, ये बेचारा खुद टेंशन में है कि 4 दिन पहले तक आराम में था, मम्मी के पेट में था, अंधेरे में था, ये 4 दिन बाद दुनिया ही बदल गई है, पता नहीं क्या हुआ है, इतनी लाइटें जलाई हुई हैं बेवकूफ़ों ने, आंख में लग रही है, सोच ही नहीं रहे मेरे बारे में। और ये बंदर जैसी शक्लें बनाए हुए बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे जू में आ गया हूँ मैं। अबे बच्चा नहीं देखा कभी। और ये बुढ़िया 3 दिन से कलेक्टर बना रही है मेरे को, और ये बुढ़ा 3 दिन से एक्टर बना रहा है मेरे को। अरे मेरे को थोड़ा सांस लेने दो, पता नहीं क्या है ये जो बच्चा है, इसकी अलग कहानी चल रही होगी। मैं तो इमेजिन करता हूँ कि सोचता, अगर एबिलिटी होती होगी बचपन में तो सोचता तो होगा ही कि क्या बेवकूफ़ी लगाई हुई है, तमाशा लगा हुआ है, कोई कलेक्टर बना रहा है, कोई एक्टर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये लाइटें ऐसे सूरज जैसे जलाई हुई हैं। सोचो 4 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ है, कल तक माँ के पेट में था, अंधेरे में था, आराम में था, लाइट की आदत नहीं थी उसे, कितना जोर पड़ता होगा उसकी आंखों पे इस लाइट की वजह से। लेकिन नहीं, बेवकूफ़ी करते हैं हम। ये बच्चा ए सोशल है। अच्छा, ए सोशल से सोशल बनाने की ये जो प्रोसेस है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को सोशलाइजेशन बुलाया जाता है। सोशलाइजेशन क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सोशलाइजेशन के कुछ मैकेनिज्म्स हैं, किस तरीके से बच्चे को सोशलाइज किया जाता है। वो मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैकेनिज्म है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सबसे पहला मैकेनिज्म कौन सा है? सबसे पहला मैकेनिज्म है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नाम से क्लियर है, बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, देख के सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा भतीजा है, अच्छा मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे गालियाँ रस की तरीके से फ्लो करती हैं। जाट सोसाइटी है, अगर कोई इंसान गाली नहीं दे रहा है तो ये मान लिया जाता है कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को समझता नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे फ्लो में गालियाँ जा रही होती। एक बनारस के लिए कहा जाता है, बनारस बड़ा शहर है इसलिए फेमस हो गया है, हमारा छोटा है, लेकिन कल्चर ऑलमोस्ट सेम है।
और खासकर गालियों के मामले में। तो हम पूरा फैमिली अपने गांव गए, 3-4 घंटे के लिए गांव गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, ये भाई साहब छुटकू गाड़ी से उतरे और वहाँ पे कुछ दादाजी टाइप के लोग बैठे हुए थे, 5-7 लोग। हमारे यहाँ पे उनको कमरे बुलाया जाता है। ताश खेल रहे थे, हुक्का हुक्का चल रहा था। ये भाई साहब उतरे और उतरते ही नमते दादू नमते दादू नमते दादू नमते दादू नमते दादू, सबके पैर छू दिए। और वो लोग खुश हो गए। बुढ़े लोग तो खुश हो जाते हैं कि अरे बच्चा बड़ा प्यारा है। वैसे ही बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चा बड़ा प्यारा है, नमस्ते कर दिया, पैर छू दिए, गोदी में उठा लिया, माजा मंगवाओ, बिस्किट मंगवाओ, ये मंगवाओ, वो मंगवाओ। अच्छा, इसको माजा बिस्किट पता नहीं क्या क्या मिल गया है, ये हमें भूल गया, ये उनके साथ में मस्त है। इसका बढ़िया है कि जहाँ पेट भर रहा है, जहाँ मजे आ रहे हैं वहाँ रहो, मम्मी से क्या लेना, पापा से क्या लेना, चाचा से क्या लेना। अच्छा, ताश चल रहा है, ये वहीं पे खेल रहा है, उनके साथ में खेल रहा है और गालियाँ भी चल रही हैं। 3-4 घंटे के बाद हम वापस आने लगे तो रास्ते में बोलता है कि मेल तो चॉकलेट दिलाओ, चॉकलेट चाहिए मेरे को। अचानक से उसके पापा, मैं थोड़ा गुस्सा हो गए, भैया वगैरह, ये क्या बकवास कर रहा है 3 घंटे से, कभी माजा, कभी बिस्किट, कभी ये कभी वो, थोड़ी देर रुक जा, घर पहुंच रहे अभी, चॉकलेट दिलाओ चॉकलेट दिलाओ, पीछे पड़ गया है, 3 घंटे से उदम कर रहा है। और ये क्या कह रहा है, मेल को चॉकलेट दिला दो, नहीं तो ऐती की तैती कर दूंगा आपकी। ऐती की तैती, ऐसी की तैसी कर रहा है। और ऐसी की तैसी तो मैंने मॉडिफाई किया है, इसने भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया। ये कहाँ से सीख के आया? वो बुढ़े लोगों से जो ताश खेल रहे थे। अच्छा, आपके घर में जो बच्चा है, जब वो ऐसे गाली दे, ऐती की तैती कर दूंगा, तुतला रहा हो, तब वो हंसी आती है कि अरे अरे कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। ये एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। और इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू इस बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। मैंने तो अपने भतीजे के साथ में खूब एक्सपेरिमेंट किए, खूब ऑब्जर्व किया इसको, और इसके एग्जाम्पल्स मैं खूब यूज़ करता हूँ एथिक्स में। लेकिन आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अच्छा, एक रशियन फिलोसफर हैं जिनका नाम है पावलोव। पावलोव, क्या नाम है? पावलोव। पावलोव, ये जो नाम है ये आपने कहीं और भी सुना होगा, ये वो वाले पावलोव नहीं है, ये रशियन फिलोसफर हैं पावलोव। और पावलोव जो हैं वो बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। किसके बारे में? क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर काम करता है। लेकिन मोटा मोटा पावलोव क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, देख के सीखते हैं। एक मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, या फिर ये कहें कि कैरेट एंड स्टिक। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो किसी घर में गेस्ट आए, और जैसे गेस्ट आए, छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा बोले बेटा अंकल के पैर छुओ, बेटा आंटी के पैर छुओ, और बच्चे का मूड नहीं है। बच्चों की आदत होती है, ऐसे मौके पर जरूर दिखाते हैं कि हम हैं जो कुछ हैं। बच्चा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर जा रहा है, पैर नहीं छू रहा है, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं नहीं बेटा पैर छू अंकल के। और मम्मी पापा को लग रहा है कि नालायक जब मौका होता है तभी बेइज्जती करवाता है। मम्मी पापा की इज्जत इतनी बड़ी है कि बच्चा अगर पैर नहीं छुएगा तो मैसेज नहीं जाएगा कि हम बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, हमारा बच्चा बहुत समझदार है। क्या बेवकूफ़ी है पता नहीं, लेकिन हाँ करते हैं इंडियन पेरेंट्स ऐसा। बेटा छुओ, पैर छुओ, नहीं दूंगा। और कुछ तो वो हैं इंडियन पेरेंट्स टिपिकल कि वहीं शुरू हो जाते हैं, नहीं छुएगा, नहीं छुएगा, नहीं छुएगा, नहीं छुएगा, छू पैर, पैर छू। ये क्या है? ये है पनिशमेंट। ये क्या किया जा रहा है? पनिशमेंट किया जा रहा है। अच्छा, ऐसे कुछ होते हैं, ज़्यादातर कैसे होते हैं? ज़्यादातर हंसते हैं, इंतजार करते हैं कि बेटा तू कर ले, अभी कर ले, कर ले, चढ़ जा सोफे पे, खींच दे पर्दे, खींच दे, तोड़ दे सब। और जैसे ही गेस्ट घर से बाहर कदम रखता है, इधर आओ, पैर नहीं छुएगा, पैर नहीं छुएगा।
ये है पनिशमेंट। दूसरा रिवॉर्ड भी है, बड़े कम पेरेंट्स मिलते हैं इंडियन सोसाइटी में से। आपके वाले तो थोड़े बहुत फिर भी हैं, पुराने तो बिल्कुल नहीं थे मेरे हिसाब से। ये रिवॉर्ड का यूज़ करते हैं, बेटा अंकल के पैर छू, आंटी के पैर छू, नहीं दूंगा, बेटा पैर छूओगे तो चॉकलेट मिलेगी। और जैसे ही ये चॉकलेट का सुनता है, नमते 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 नमते, एक आदमी के पैर 3 बार छू देगा और पैर छूते ही मेरे को चॉकलेट दो, मेरी चॉकलेट। इसका इंटेंशन चॉकलेट है, पैर छूना नहीं है। पैर छूने के बदले चॉकलेट मिल रही है, फटाफट से पैर छू देगा। ये क्या है? ये रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स के थ्रू सोशलाइजेशन हो रहा है। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। तीसरा है रोल टेकिंग। तीसरा क्या है? तीसरा है रोल टेकिंग। तीसरा क्या है? रोल टेकिंग। और ये स्कूल में ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्ले हुआ और आपने बच्चे को गांधी जी का रोल दिया या भगत सिंह का रोल दिया, तो ये बच्चा उस रोल से कुछ सीखेगा। या फिर इसका और इजी एग्जाम्पल दें तो आम तौर पे क्या होता है, स्कूल में क्लास में जो सबसे शैतान बच्चा होता है उसको मैडम मॉनिटर बना देती है। और जैसे ही ये मॉनिटर बनता है, अब एकदम सीरियस हो जाता है, अब रिस्पॉन्सिबल है, खुद भी आवाज़ नहीं करेगा और बाकी कुछ 40 बच्चे हैं उनको भी आवाज़ नहीं करने देगा। पूरी क्लास में डिसिप्लिन। ये क्या हो रहा है? रोल टेकिंग। अब इस बच्चे को जिम्मेदारी की वैल्यू समझ में आ रही है। तो तीसरा मैकेनिज्म है रोल टेकिंग। और चौथा मैकेनिज्म क्या है? चौथा मैकेनिज्म है ट्रायल एंड एरर। चौथा मैकेनिज्म क्या है? ट्रायल एंड एरर। हम सब अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। ये मेरा जो छोटा वाला हमारा भतीजा है, मेरा भतीजा, इसकी गंदी आदत क्या थी या है अभी भी, अब छूट गई है कुछ टाइम से, कि जब भी घर में खाना बनता है ये तवे की तरफ भागता है, मैं तो छूंगा, मैं तो छूंगा। और हम खींचते पकड़ते हैं, भाई रहने दे जल जाएगा, छूंगा, चलो छूंगा। और मैं मन ही मन सोचता था कि एक बार इसको छोड़ दो, जाने दो, एक बार ऐसे टच हो जाएगा ना तो जिंदगी में दोबारा नहीं जाएगा। और ऐसा हुआ, एक दिन चला गया गलती से, छू दिया। वो दिन है, आज का दिन है, दोबारा तभी की तरफ जाता नहीं। हम कहते हैं कि बैठ जा, जाके तभी बैठ जा, जा जा जा, जा, जा नाच उस पर बैठ के, जा तवा छू ले। नहीं 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 नहीं, नहीं। दल दूंगा, दल दूंगा। अब नहीं जाता, अब नहीं जाता उस तरफ बिल्कुल भी, अब दूर रहता है, अब तवे को छूता नहीं है। ये क्या हुआ? ट्रायल एंड एरर, गलती से सीखना। अच्छा, ये 4 मैकेनिज्म्स हैं सोशलाइजेशन के। मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो सभी एग्जांपल्स बच्चों के दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशलाइजेशन है ये बचपन में ही होता है। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पूरी जिंदगी ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है इससे हम गुजरते रहते हैं। सोशलाइजेशन क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो सोशलाइजेशन है इसमें अभी और भी थोड़ी बातचीत बची हुई है, जैसे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल मीडिया है, पीयर ग्रुप्स हैं, ओवरऑल सोसाइटी है। ये एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मोटे मोटे तौर पे जो भी हमने बातचीत की वो होपफुली आपको समझ में आई होगी। कोशिश करते हैं कि पूरी बातचीत एक जगह पे आ जाए, तो आ जाएगी क्या? कोशिश तो कर ही लेते हैं, आ जाए तो। पावलोव साहब निकल गए, नहीं आ रहे होंगे थोड़े बहुत, तो बाकी तो आ गया है। हाँ, तो हमें ये समझ में आ गया कि एथिक्स क्या है। ये जो एथिक्स है इसको हमारे अंदर इनकलकेट कौन करता है और इनकलकेट कैसे किया जाता है? इनकलकेट किया जाता है सोशलाइजेशन के थ्रू। इनकलकेट कैसे किया जाता है? इनकलकेट किया जाता है सोशलाइजेशन के थ्रू। और सोशलाइजेशन के मैकेनिज्म्स क्या हैं? एक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दूसरा क्या है? दूसरा है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, तीसरा क्या है? तीसरा है रोल टेकिंग, और चौथा क्या है? चौथा है ट्रायल एंड एरर। अच्छा, एथिक्स क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। एक चीज और देख लेते हैं, व्हाट इज नॉट एथिक्स।
व्हाट इज नॉट एथिक्स, एथिक्स क्या नहीं है. व्हाट इज नॉट एथिक्स, एथिक्स इज नॉट अबाउट योर फीलिंग्स, एथिक्स इज नॉट अबाउट योर फीलिंग्स. दिख रहा है क्या? होपफुली दिख रहा होगा. मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको वापस ले आएंगे. एथिक्स इज नॉट अबाउट योर फीलिंग्स. हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो, आपको ऐसा लगता हो कि चीटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके लगने से चीटिंग अच्छी चीज़ नहीं हो जाएगी. एथिक्स इज नॉट अबाउट योर फीलिंग्स. एथिक्स is also not always about your religious beliefs. ध्यान देना, यहाँ पे always टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है. एथिक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर रिलीजियस बिलीव्स. हालांकि हर एक रिलीजन में एथिकल पार्ट होता है, एथिक्स होती है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज के हिसाब से हो सकता है कुछ चीजें रिलीजन में भी ऐसी हों जो कि एथिकल ना हो. तो ethics is not always about your religious beliefs also. Ethics is also not always about what is socially accepted. Is not always about what is socially accepted. For example, सती देखने को मिलती थी सोसाइटी में. फॉर एग्जाम्पल, स्लेव ट्रेड देखने को मिलती थी सोसाइटी में. सोसाइटी में अप्रूव्ड थी, लेकिन एथिकल नहीं थी. तो एथिक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट व्हाट इज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, एंड एथिक्स इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड. और इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमें लूटने के लिए खूब सारे लॉज बनाते थे. क्या वो लॉज एथिकल थे? नहीं थे. और इन लॉज के अगेंस्ट में जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं, सीडीएम करते हैं, तो वो जो सीडीएम है वो एथिकल है. तो एथिक्स क्या नहीं है? एथिक्स इज नॉट अबाउट योर फीलिंग्स. एथिक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर रिलीजियस बिलीव्स. Ethics is not always about what is socially approved या accepted. Ethics is not always about the law of the land as well. Ethics क्या है और ethics क्या नहीं है, वो पूरी बातचीत हमने देख ली और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. ये पूरी बातचीत को मैं एक स्लाइड में लेके आ जाता हूँ. एक स्लाइड में लगभग आ गई है पूरी बातचीत. होपफुली ये सब आपको दिख रहा होगा. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहिए. कॉपी पेन लो और कॉपी पेन लेके साथ के साथ इन चीज़ों को लिखो. अच्छा, इसके बाद हमें बात करनी है एब्सोल्यूट एथिक्स वर्सेस रिलेटिव एथिक्स के बारे में, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी के बारे में, एथिक्स वर्सेस लॉ के बारे में. लेकिन फिलहाल आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं. एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या नहीं है, वो हमें समझ में आ गया है. अच्छा, आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना. बिकॉज फिज़िकल क्लास में पढ़ाना, बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ाना बड़ा अलग एक्सपीरियंस है. मैं उसको एंजॉय करता हूँ. कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाना ये बड़ा अलग एक्सपीरियंस है. मेरे लिए भी बड़ा नया एक्सपीरियंस है. तो अगर कोई सजेशन हो, धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ेगी, तो अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कोई डाउट हो तो पूछ लेना. थैंक यू वेरी मच.